गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। काफ़ी दिन से ये जो हम लोगों का OLTQ चल रहा था, बीच में कुछ कारण से पोस्टपोन हो गया, लेकिन अब फिर रेगुलर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल तक तो हमने चर्चा की थी। ऋग्वैदिक काल का ऑल ओवर पोर्शन आपका हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल पे, लेटर वैदिक पीरियड। ये 1000 BC से 600 BC का दौर है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है या ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैदिक पीरियड में अगर आपका स्रोत पे कमांड है, सोर्सेज पे कमांड है, तो लगभग क्वेश्चन का आंसर आप बना पाएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें सोर्सेज पे। ठीक है, स्रोत पे अगर हम चर्चा करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार के स्रोत की यहाँ पे चर्चा होनी है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। ठीक है, ये दोनों स्रोत पे अगर आप चर्चा करते हैं, अगर ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका लगभग क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जाता रहा है, आप आराम से वहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें, पुरातात्विक स्रोत में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ऋग्वैदिक काल का हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे, वहाँ पे OCP और BRW मृदभांडीय कल्चर की हम लोगों ने बात की थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य जिस मृदभांड का इस्तेमाल करते थे वो अकर्ड कलर्ड पॉटरी कहलाता है, वो ब्लैक एंड रेड वेयर कहलाता है, गेरू बर्नी मृदभांड, काले और लाल रंग का बर्तन। उत्तर वैदिक काल का जो मृदभांडीय कल्चर है वो क्या कहलाता है, PGW कहलाता है, पेंटेड ग्रेवेयर। कभी कभी क्वेश्चन सुमेलित कर देता है उत्तर वैदिक काल का मृदभांड कौन, तो याद रखना है PGW। इसी को कहते क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड। याद रखिएगा, चित्रित धूसर मृदभांड, यानी जिस एरिया से इस प्रकार के मृदभांड मिल रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल का वो क्या है, क्षेत्र है। PGW मृदभांड के साथ जिस प्रकार के एविडेंस मिल रहे हैं, अगर इस मृदभांडीय क्षेत्र से ईंट के बने हुए भवन का प्रमाण मिल रहा है, लोहे के उपकरण औजार मिल रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि इस काल के लोगों को लोहे की जानकारी है। इस काल में आर्यों का परमानेंट सेटलमेंट है, अस्थायी जीवन यापन है, जहाँ से इस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। अगर वहाँ से विभिन्न अनाज के कार्बनीकृत दाने का प्रमाण मिल रहा है, टूल्स का प्रमाण मिल रहा है, पशु अस्थियों का प्रमाण मिल रहा है, ये कृषि और पशुपालन की कहानी कहता है, विभिन्न अनाज के उत्पादन की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत को अगर हम लोग देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल का जो लिटरेरी स्रोत था वो एक ही था, क्या, ऋग्वेद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत का, तो यहाँ पे सबसे पहले वेद की ही बात करते हैं, और वेद में 3 वेद की जो रचना होती है वो उत्तर वैदिक काल की रचना मानी गई, जिसमें आप बात करते हैं यजुर्वेद का। याद रखिएगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बात करते हैं। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद की रचना कब हुई, उत्तर वैदिक काल में। और अगर तीनों वेद की रचना के काल के बारे में कहा जाए तो अबाउट 1000 BC टू कितना 800 BC का दौर, यही तीनों वेद की रचना का काल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो नेचर है वो क्या है, मौखिक है, बाद में संकलन होता है। ये भी क्या है, जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को आपने पढ़ा था कि उसका स्वरूप क्या था, मौखिक था। यहाँ भी हम देखते क्या है कि ये रचनाएं बिल्कुल मौखिक रूप में हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग सिस्टमैटिक बात कर लें। सिस्टमैटिक अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे किसका, यजुर्वेद की बात करेंगे। लिख लीजिएगा यजुर्वेद।
काल के बारे में तो मैंने बता ही दिया। यजुर्वेद से अगर क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यजुर्वेद की शैली क्या है, किस शैली में ये लिखी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद गद्यात्मक भी है और यजुर्वेद क्या है, पद्यात्मक भी है। यानी शैली गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों। एक क्वेश्चन तो ये आपका बनता है, ध्यान रखिएगा कि ये गद्यात्मक भी और पद्यात्मक भी। चूंकि यजुर्वेद के दो ब्रांचेज हैं, इसकी दो शाखाएं हैं, एक कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछता है कि इसकी कुल कितनी शाखाएं, तो दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये यहां पे ही ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्यात्मक है और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये क्या है, गद्यात्मक है। ठीक है, अब हमें जानना है कि यजुर्वेद उत्तर वैदिक कालीन इतिहास के निर्माण के लिए कैसे उपयोगी है, या यजुर्वेद से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है। एक बात और ध्यान देना है, जैसे ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित को हम लोग क्या कहते थे, होता या होत्री शब्द आया, ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित क्वेश्चन पूछता है, जो यजुर्वेद का जानकार है ये पुरोहित क्या कहलाएगा, अधर्व्यु कहलाएगा। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहेंगे, अधर्व्यु कहेंगे। दूसरी बात याद रखना है, यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। चूंकि इसके सब्जेक्ट मैटर से ही हमें उत्तर वैदिक काल के वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, यजुष का मतलब होता है यज्ञ। इसका मतलब है यजुर्वेद से हमें जानकारी किस चीज की मिलती है, यज्ञ विधान की जानकारी मिलती है। यज्ञ विधान की जानकारी मिलती है, चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दर्श यज्ञ का जिक्र हुआ है, पूर्णमास्य यज्ञ का जिक्र हुआ है, चतुर्मास्य यज्ञ का जिक्र हुआ है, 17 मणि यज्ञ का जिक्र हुआ है, या आप कह सकते हैं क्या, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ। ठीक है, इस प्रकार ढेर सारे यज्ञ का वर्णन हुआ, नरमेघ यज्ञ का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जिक्र हुआ। मतलब ये किस चीज की जानकारी देता है, ये बताता है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप सहज नहीं रह गया। जैसे आपने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या था, सहज था, प्राकृतिक बहुदेववाद का था, उपासना पद्धति स्तुति परक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ, धर्म का स्वरूप कृत्रिम हो गया, धर्म में कर्मकांड का आगमन हो गया, यज्ञवाद का आगमन हो गया, बलिवाद का आगमन हो गया, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के आयोजन होने लगे। यही वजह है कि उत्तर वैदिक काल में हम देखते क्या है, 17 प्रकार के पुरोहितों का आगमन हुआ। यानी विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड से संबंधित क्या हुआ, पुरोहितों का आगमन हो गया। ये पुरोहित क्या थे, मध्यस्थ की भूमिका में थे। यानी ये पुरोहित मध्यस्थ की भूमिका में थे। इन्हीं के माध्यम से यजमान की आहुति कहां तक पहुंचती है, देवता तक पहुंचती है। यानी मध्यस्थ के रूप में पुरोहित उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, पूजनीय हो गया, धर्म का स्वरूप कृत्रिम हो गया, धर्म में कर्मकांड का आगमन हो गया, धर्म में यज्ञवाद का आगमन हो गया, धर्म में बलिवाद का आगमन हो गया, बृहद दान दक्षिणा की प्रवृत्ति का आगमन हो गया। ये जानकारी मिलती है किससे, यजुर्वेद से, चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार यूपी में क्वेश्चन पूछा, क्या दर्श यज्ञ का आयोजन कब होता था। यह ध्यान रखिएगा, पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के अवसर पर, और दर्श यज्ञ का आयोजन कब होता था, अमावस्या के अवसर पर होता था। ठीक है, एक ये भी याद रखना है, 17 मणि यज्ञ, 17 मणि यज्ञ में एक साथ सरस्वती की उपासना, इंद्र की उपासना और दोनों की उपासना में सुरा की आहुति दी जाती है। ठीक है, तो ये हमें जानकारी देता है यजुर्वेद किस चीज के बारे में, याज्ञिक विधान के बारे में, यज्ञ और कर्मकांड के बारे में, उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप में हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया क्या, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं
आपका जो दूसरा जो वेद है उसका नाम क्या है? सामवेद। लिख लीजिएगा, सामवेद। ये सामवेद का संबंध किस चीज से है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सामवेद की शैली क्या है? सामवेद की शैली है पद्यात्मक, यानी ये पद्य शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन शैली से पूछता है तो ध्यान रखिएगा ये पद्यात्मक शैली में है। दूसरा चीज याद रखिएगा, सामवेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहा गया? सामवेद से संबंधित पुरोहित को कहा गया है उद्गाता, या इसी को क्या कहा गया? उद्गात्री कहा गया। ठीक है, जो सामगान करता है, जो साम वेद का जानकार है, उसके लिए टर्म क्या आया? उद्गाता शब्द आया, उद्गात्री शब्द आया। याद है? एक चीज ध्यान रखिएगा, सामवेद के जो मंत्र हैं उसके दो कैटेगरी हैं, यानी सामवेद में जिन मंत्रों का जिक्र हुआ है ये मंत्र के दो कैटेगरी हैं। एक कहलाता है आर्चिक और दूसरा कहलाता है गान। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आर्चिक जो है ये यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला क्या है? मंत्र है। ठीक है, और गान क्या है? ये पूजा के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्र। मतलब सामवेद का संबंध भी किससे है? धर्म से है, यानी तत्कालीन दौर में जो उपासना की पद्धति थी उसके बारे में जानकारी देता है, साम गान के बारे में जानकारी देता है। यही वह वेद है जिसमें सर्वप्रथम याद रखना है संगीत के 7 स्वरों की क्या हुई? अभिव्यंजना हुई। जो आप संगीत के बारे में पढ़ते हैं सारे गामा पाधानी, यानी वो 7 स्वर सबसे पहले कहाँ आया? सामवेद में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिएगा। तीसरा जो वेद है उस वेद को क्या कहते हैं? ये जो थर्ड जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई वो क्या है? अथर्ववेद है। लिखिएगा, अथर्ववेद। ठीक है, ये अथर्ववेद को कई वेद के नाम से जानते हैं, इसका और भी कई नामकरण है। इसको अंगरीष वेद भी कहा गया है, चूंकि अंगरीष ऋषि की रचना है इसलिए अंगरीष वेद कहा गया, या इसी को अथर्वा ऋष्ट वेद कहा गया, यानी अथर्वा ऋषि और अंगरीष ऋषि दोनों की रचना है इसलिए अथर्वा ऋष्ट वेद कहा गया। इसमें बॉडी के विभिन्न पार्ट का जिक्र है, विभिन्न लिम्ब और पार्ट से संबंधित डिजीज का जिक्र है, रोग के निदान का जिक्र है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसे भैषज वेद भी कहा गया है। ठीक है, शैली क्या याद रखना है? गद्यात्मक। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहते हैं या ब्राह्मण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रह्मा ब्राह्मण। ध्यान रखना है, क्या? ब्रह्मा ब्राह्मण किससे संबंधित? अथर्ववेद से संबंधित। अब अगर बात करें इसका विषय वस्तु क्या है, इसमें किन चीजों का वर्णन हुआ है, तो ध्यान रखना है इसमें राजनीति, जादू टोना टोटका, मारन मोहन, वशीकरण, ठीक है, रोग निवारण के उपाय इत्यादि के बारे में चर्चा हुआ है। यानी ये बताता है उत्तर वैदिक कालीन वातावरण का और उत्तर वैदिक कालीन में किस किस विधा का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में ये जानकारी देता है। धर्म में अप्राकृतिक शक्तियों का प्रवेश हुआ इसके बारे में भी ये जानकारी देता है। चूंकि अथर्ववेद में भी कई सूक्त हैं और अथर्ववेद का कुछ सूक्त काफी महत्वपूर्ण है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देता है, उस काल के वातावरण के बारे में जानकारी देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अथर्ववेद का कुछ सूक्त जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक सूक्त कहलाता है पूर्ण सूक्त। अब ये पूर्ण सूक्त में किस चीज का वर्णन हुआ है ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से कृषि प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की तुलना में कृषि की महत्ता क्या हुई, स्थापित हुई। चूंकि पूर्ण सूक्त उत्तर वैदिक कालीन कृषि प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। दूसरी बात,
इसका एक सूक्त कहलाता है मही सूक्त। मही मतलब होता है भूमि, ठीक है, या इसी को आप क्या कहते हैं, भूमि सूक्त कहते हैं। कहा जाता है पहली बार मातृभूमि की संकल्पना, फर्स्ट टाइम मातृभूमि की संकल्पना किसमें आई, अथर्ववेद के मही सूक्त में, कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके संतान हैं, ठीक है। ये बताता है राजत्व की अवधारणा को, स्पष्ट है। और इसी का एक सूक्त है जो कहलाता है केन सूक्त। इसी केन सूक्त में सिर से लेकर टो तक, एड़ी तक विभिन्न बॉडी पार्ट, उससे संबंधित डिजीज के निवारण के उपाय के बारे में जिक्र हुआ है। ध्यान रखना है अथर्ववेद में क्या, एक बात कि अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण कहते हैं। दूसरी बात, अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त पूर्ण सूक्त की संबद्धता कृषि प्रक्रिया से, मही सूक्त की संबद्धता क्या, मातृभूमि की संकल्पना से, और केन सूक्त की संबद्धता किससे है, तो केन सूक्त की संबद्धता विभिन्न डिजीज और उस डिजीज के निवारण के उपाय से है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका क्या हो गया, उत्तर वैदिक कालीन रचना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा शेष 3 वेद को, कौन, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में एक और जो साहित्य है वो क्या कहलाता है, वो ब्राह्मण साहित्य कहलाता है, ब्राह्मण साहित्य कहलाता है, ठीक है। ये कुल ब्राह्मण साहित्य की संख्या है 8। ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण लिटरेचर की कुल संख्या कितनी है, 8 है। और इसका जो काल निर्धारण आप करते हैं, क्या करते हैं, 1000 BC से लेकर 600 BC की रचना है ये, यानी उत्तर वैदिक काल की रचना कौन है, ब्राह्मण साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य का उदय क्यों हुआ, ब्राह्मण साहित्य के उदय के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है इसका उदय हुआ, इसका उदय हुआ वैदिक मंत्रों के अभिप्राय को समझने के लिए, वैदिक मंत्रों के अभिप्राय को समझने के लिए, वैदिक मंत्रों के आशय को समझने के लिए सहज रूप से इसका वर्णन हुआ, ठीक है। वैदिक यज्ञ, वैदिक मंत्र के अभिप्राय को समझने के लिए क्या हुआ, ब्राह्मण लिटरेचर की रचना हुई। और यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका ब्राह्मण साहित्य है, यह ब्राह्मण साहित्य किस शैली में है, ब्राह्मण साहित्य है गद्यात्मक शैली में। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कभी कभी पूछता है, चूंकि ये वेद से संबंधित है इसलिए पूछता है ऋग्वेद का कौन ब्राह्मण लिटरेचर, यजुर्वेद का ब्राह्मण लिटरेचर कौन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण लिटरेचर कौन है, सामवेद का ब्राह्मण लिटरेचर कौन है। ऐसे कभी कभी आपका प्रश्न डालता है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे सभी ब्राह्मण लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ब्राह्मण साहित्य काफी पॉपुलर है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण लिटरेचर है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कहलाता है कौशिकी ब्राह्मण। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण की संबद्धता किस वेद से, तो आपको याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण की जो संबद्धता है वो किससे है, तो ऋग्वेद से है, ठीक है। दूसरा, जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण लिटरेचर है वो क्या है, तैत्रेय ब्राह्मण और दूसरा क्या है, शतपथ ब्राह्मण, दूसरा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तीसरा ध्यान रखिएगा, सामवेद, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण क्या है, पंचविश, खडविश और जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण लिटरेचर है, उसे क्या कहते हैं, गोपथ ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, ये सभी से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछता है, शतपथ ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछता है। ये 2 ब्राह्मण लिटरेचर से क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है, चूंकि इस दोनों ब्राह्मण लिटरेचर से हमें उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न प्रकार के वातावरणीय विशेषताओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं, ऐत्रेय ब्राह्मण अगर हम पढ़ते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री का जन्म लेना दुखमूलक कहा गया है, पुत्री का जन्मना दुखमूलक है। ये रचना उत्तर वैदिक काल की है, मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों
की स्थिति में क्या आई, गिरावट आई, ये जानकारी मिलता है। चूंकि ऋग्वैदिक काल में पुत्र का जन्मना पुत्री का जन्मना दुख मूलक नहीं था। यद्यपि पुत्र की उपस्थिति में पुत्री को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन पुत्री का जन्मना दुख मूलक नहीं था। यहां पे देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया, पुत्री का जन्मना दुख मूलक है। मतलब स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या हुई, खराब हुई कहा जा सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है, ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण की संबद्धता किससे, ऋग्वेद से। और जब भी ऐत्रेय ब्राह्मण से आपका क्वेश्चन बनता है तो क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें क्या कहा गया, पुत्री का जन्मना क्या है, दुख मूलक है। मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या आ गई, गिरावट आ गई। दूसरी बात, ऐत्रेय ब्राह्मण में 10 बड़े जनपदों का जिक्र हुआ है। अब याद कीजिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी जो राजनैतिक इकाई थी वो जन कहलाती थी। उस वक्त जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल में कुल जनों की संख्या कितनी थी, 11 थी। उत्तर वैदिक काल में उस 11 जन के स्थान पर 10 बड़े जनपदों का उदय हुआ। ये 10 बड़े जनपदों का उदय जनों के आत्मसातीकरण के कारण, जनों के विलीनीकरण के कारण, यानी कुछ जन जो कमजोर थे वो आपस में एक हो गए, या मजबूत जन ने कमजोर जन को क्या किया, विजित कर लिया, उनके भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब जन क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है। यही उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है, क्या, जनपद। और इसकी कुल संख्या कितनी है, 10। यानी 10 बड़े जनपदों का जिक्र हुआ उत्तर वैदिक काल में। दूसरा चीज याद रखिएगा, जहां ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण जन हुआ करता था भरत जन, वहीं उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचाल जनपद की महत्ता बढ़ गई। कुरु पांचाल जनपद की क्या हुई, महत्ता बढ़ गई। ये जानकारी किससे मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण से कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही एक आख्यान आया है जो कहलाता है सुनह सेप आख्यान। सुनह सेप आख्यान का जिक्र कहां, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, समाज को पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक समाज क्या था, पुरुष प्रधान हुआ करता था। परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। पिता के अधिकार क्या थे, असीमित थे। पिता के अधिकार ज्यादा थे, वो अपने पुत्र को संपत्ति से वंचित कर सकता था। योग्य पुत्र के अभाव में योग्य पुत्र गोद ले सकता था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखते क्या है, पिता के अधिकार में और इजाफा हुआ। यहां भी समाज क्या है, पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। घर का मुखिया कौन होगा, पिता ही होगा, ठीक है। सुनह सेप आख्यान, ये एक कहानी है जिससे ये पता चलता है कि ऋषि अजिरगत ने अपने पुत्र सुनह सेप को किस चीज के लिए, यज्ञ में आहुति के लिए बेच दिया। यानी पिता अपने पुत्र को बेच भी सकता है, यानी पुत्र एक संपत्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब स्पष्ट है कि पिता के अधिकार क्या थे, असीमित थे। ये जानकारी कहां से मिलती है, सुनह सेप आख्यान से मिलती है। ये काफी पॉपुलर है, ठीक है, समझ सकते। तो ऐत्रेय ब्राह्मण की महत्ता ये 2-3 चीज के लिए याद रखिएगा। एक, 10 बड़े जनपदों का जिक्र। दूसरा, पुत्री का जन्मना दुख मूलक। तीसरा, सुनह सेप आख्यान। चौथा याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली का जिक्र हुआ है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली का जिक्र। ऋग्वैदिक काल में शासन का स्वरूप क्या था, राजतंत्रात्मक था, है ना, चूंकि राजा परिवार से आते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपदों में एक प्रकार की शासन प्रणाली नहीं थी, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली का जिक्र हुआ है। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहीं के राजा को भोज कहा जाता है, कहीं के राजा को विराट कहा जाता है, कहीं के राजा को सम्राट कहा जाता है, किसी क्षेत्र के राजा को स्वराट कहा जाता है, किसी क्षेत्र के राजा को राजा कहा जाता है। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में कहीं कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी था, कहीं गणतंत्र व्यवस्था भी था, तो कहीं व्यवस्था क्या थी, संघात्मक थी। यानी तीनों प्रकार के शासन प्रणाली के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। और ये 3 प्रकार की शासन प्रणाली का विकास कब हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखना है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो आपका पॉपुलर ब्राह्मण है, ब्राह्मण लिटरेचर, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है,
वो आपका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण संबद्धता किससे? अभी अभी मैंने बताया है, इसकी संबद्धता यजुर्वेद से। यजुर्वेद का ये क्या है? ब्राह्मण लिटरेचर है। कौन? शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में भी 10 बड़े जनपदों का यहां भी जिक्र हुआ है। शतपथ ब्राह्मण इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण लिटरेचर है। सबसे बड़ा क्या है? ये ब्राह्मण साहित्य है, नहीं 100 चैप्टर वाला, इसलिए इसका नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। एक चीज तो याद ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान क्या रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण से जब भी क्वेश्चन पूछा है, आर्यों के भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन पूछा है। जैसे ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर और पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर आर्यों का भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ था, पूरब की ओर आर्यों का भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन शतपथ ब्राह्मण का एक आख्यान है, क्या? विदेथ माधव आख्यान। विदेथ माधव आख्यान जस्ट लाइक एक कहानी के रूप में सिंबॉलिक है, जिससे आप उत्तर वैदिक काल के वातावरण या डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये विदेथ माधव आख्यान में जिक्र हुआ है गौतम राहुगण का एक शिष्य है, जिसका नाम क्या है? विदेथ माधव, है ना। इसमें चर्चा क्या है कि ये जो विदेथ माधव है, ये सतलज से लेकर सदा नीरा तक जंगल को जलाता चला आया है ना? मतलब ये सिंबॉलिक है कि कहां तक पहुंच गया? सदा नीरा तक पहुंच गया। ये सदा नीरा मतलब क्या? बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र की गंडकी नदी। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्व में कहां तक? सदा नीरा तक। और ये सदा नीरा की पहचान किससे की गई है? गंडक से की गई है। मतलब शतपथ ब्राह्मण का ये आख्यान बताता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां हुआ? आर्यों का भौगोलिक विस्तार सदा नीरा तक हुआ। ये जानकारी किससे? ये जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। क्वेश्चन खूब पूछता है। दूसरी बात याद रखिएगा, क्या याद की जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। राजा नियमित कराधान व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था और उसकी गुंजाइश भी नहीं थी, चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था। सीमित रूप में कृषि थी, पशुपालन की प्रवृत्ति थी। पशुचारी संस्कृति से संबंधित शब्द ऋग्वेद में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे राजा को नियमित कर लेने का कोई राइट नहीं, चूंकि संभावना ही नहीं है। इसीलिए जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो राजा के इनकम का साधन दो ही आपने पढ़ा। एक बलि के रूप में वो टैक्स लेता था। ये बलि क्या था? उपहार था, जन के कबीले के द्वारा मिलने वाला उपहार, गिफ्ट। दूसरा, लूट के माल की हिस्सेदारी। यही राजा की इनकम का साधन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति आप पढ़ते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, ये लौह प्रयोक्ता संस्कृति है। इसी संस्कृति के लोगों ने पहली बार लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ, लोहे के टूल्स बनने शुरू हो गए, जमीन जंगलों की कटाई हुई, जलाकर जंगल को साफ किया गया, कृषि योग्य क्षेत्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और जब विस्तार हुआ तो कृषि उत्पादन ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या हुई? बढ़ी। अब चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बना है, इसलिए उत्तर वैदिक काल में राजा नियमित कराधान व्यवस्था से जुड़ता है। राजा टैक्स का आरोपण करता है, भले वो टैक्स सिंबॉलिक हो, उपज का 1/10वां भाग हो, लेकिन राजा नियमित कर व्यवस्था से जुड़ता है। कैसे पता चलता है? शतपथ ब्राह्मण में राजा को क्या कहा गया है? राजा को विषमत्ता कहा गया है। विषमत्ता का मतलब होता है उत्पादी वर्गों का भक्षक, यानी उत्पादन के एक हिस्से की प्राप्ति कौन करता है? राजा करता है। मतलब ये शब्द बताता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा नियमित टैक्सेशन सिस्टम से क्या हुआ? जुड़ गया। ये जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखने की बात है, क्या? 2-3 चीजें यहां पे हुई। एक, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्व में कहां तक? गंडकी नदी तक। ये जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, विदेथ माधव आख्यान, याद रहेगा। दूसरी बात,
शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण लिटरेचर है। तीसरी बात, शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि राजा उत्तर वैदिक काल में रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ गया। यानी उत्तर वैदिक काल में अगर बलि शब्द है, ये उपहार नहीं है बल्कि क्या है, टैक्स है। ध्यान रहेगा। चलिए, एक चीज और देखे होंगे, शायद ही ऐसा कोई धर्मशास्त्र हो, चाहे वो आपका यहूदी धर्मशास्त्र हो, जिंदयावेस्ता हो, या फिर ईसाई धर्मशास्त्र हो, या फिर हिंदू धर्मशास्त्र हो, या इस्लाम धर्मशास्त्र हो, ये सभी बात करता है सृष्टि के समापन का, सृष्टि के पुनर्रचना की बात करता है। शतपथ ब्राह्मण में भी जल आप्लावन कथा का जिक्र हुआ है। जल आप्लावन कथा कहने का मतलब पूरा जो विश्व है, सृष्टि, उसका विनाश हो गया। ठीक है, पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। एक और थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या याद कीजिएगा, जैमिनीय ब्राह्मण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ये साम वेद का ब्राह्मण है। जैमिनीय ब्राह्मण से आर्यों के दक्षिण की ओर क्या विस्तार की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी देखेंगे उत्तर वैदिक लिटरेचर में एक नदी का जिक्र हुआ है। किसका? रेबोत्रा नदी का जिक्र हुआ है। कहां? तैतरीय संहिता में। और रेबोत्रा नदी की पहचान की गई है किससे? नर्मदा नदी से। इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार दक्षिण की ओर भी हुआ। जानकारी कहां से? तैतरीय संहिता, रेबोत्रा नदी। जानकारी कहां से? जैमिनीय ब्राह्मण से। ध्यान रखिएगा। तो आपका हो गया एक ऐतरेय ब्राह्मण, जहां से आपका क्वेश्चन होता है। दूसरा शतपथ ब्राह्मण, जहां से आपका क्वेश्चन होता है। तीसरा दक्षिण की ओर आर्यों का भौगोलिक विस्तार, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन होता है। और एक याद रखिएगा, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण लिटरेचर है जिसका नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण, है ना। गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण साहित्य? अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य। और गोपथ ब्राह्मण में किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें ब्रह्मा नामक किसका? देवता का जिक्र हुआ है। ये सृष्टिकारी देवता के रूप में ब्रह्मा नामक देवता का आप देखते क्या है? प्रथम उल्लेख, या कह सकते हैं ब्रह्मा नामक देवता का जिक्र हुआ है। और साथ ही साथ इसमें अगर जिक्र हुआ, चूंकि अथर्ववेद का ब्राह्मण लिटरेचर है, इसलिए इसमें जादू, टोना, रोग निवारण के उपाय इत्यादि के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? तीनों वेद जो उत्तर वैदिक काल की रचना है, ये उत्तर वैदिक और उससे रिलेटेड ब्राह्मण लिटरेचर जो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल का एक और साहित्यिक लिटरेचर है जिसका नाम है अरण्यक साहित्य। क्या नाम है? अरण्यक साहित्य। याद रखिएगा, अरण्यक साहित्य का रचना काल भी वही है। कितना? 1000 BC से लेकर कब तक? 600 BC तक। ठीक है, यानी 1000 BC टू कितना? 600 BC है। अरण्यों में अध्ययन के कारण इसे क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। ठीक है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? कर्मकांड की समीक्षा। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? कर्मकांड की समीक्षा करना, विगत कर्मों की समीक्षा करना, यही इसका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, इसमें भी आप देखते क्या है कि अरण्यक साहित्य की संख्या कुल कितनी है? 6 है। यानी विभिन्न वेद से संबंधित अरण्यक साहित्य है। विभिन्न वेद से रिलेटेड क्या है? अरण्यक साहित्य है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का 2 अरण्यक साहित्य है। एक ऐतरेय अरण्यक और दूसरा कौशितकीय अरण्यक। याद रखिएगा, ऐतरेय और कौशितकीय अरण्यक। ठीक है, दूसरा दीजिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का बृहदारण्यक और छंदोग्य अरण्यक। ठीक है, आगे दीजिएगा सामवेद। सामवेद के भी कुछ अरण्यक लिटरेचर हैं। कौन सा लिटरेचर है? अरण्यक साहित्य। दे दीजिएगा सामवेद का अरण्यक साहित्य। सामवेद के अरण्यक साहित्य में बृहदारण्यक और यजुर्वेद में, सॉरी गलती हो गया, यजुर्वेद में बृहदारण्यक और तैतरेय अरण्यक है ना। और यहां सामवेद का है छंदोग्य अरण्यक, लिख लीजिएगा।
सामवेद का छंदोग्य अरण्यक और दूसरा जैमिनीय अरण्यक, है ना, जैमिनीय अरण्यक, ध्यान रहेगा। अथर्ववेद का कोई अरण्यक साहित्य नहीं है। मतलब ये 6 अरण्यक साहित्य है और ये ध्यान देना है, चूंकि अरण्यक से क्वेश्चन कम पूछता है, क्वेश्चन जब पूछता है उपनिषद से पूछता है। और मैं बताना चाहूंगा कि अरण्यक का विषय वस्तु क्या है। ऐसे सोचिए, अरण्यक से पहले जिसकी रचना हुई वो क्या है, ब्राह्मण साहित्य है ना। और अरण्यक ब्राह्मण साहित्य के बाद आया क्या, अरण्यक साहित्य आया, है ना। और अरण्यक साहित्य की रचना के बाद क्या है, उपनिषद है ना, उपनिषद साहित्य। इसलिए अरण्यक में किन चीजों का वर्णन हुआ है, अरण्यक में उपनिषद के ही विषयों का वर्णन हुआ है। थोड़ा बहुत ब्राह्मण लिटरेचर के सब्जेक्ट का वर्णन, और क्या, उपनिषद के कुछ विषयों का वर्णन क्या हुआ, अरण्यक साहित्य में हुआ। चूंकि उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, ज्ञान पर जोर, विषय वस्तु क्या है, ब्रह्म। इसीलिए अरण्यक साहित्य में क्या हुआ है, आत्म तत्व की विवेचना हुई है। ठीक है, आत्म तत्व की विवेचना हुई है, यानी इसके विषय वस्तु उपनिषद के विषय वस्तु से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आपका सर्वाधिक क्वेश्चन जो बनता है वो उपनिषद से बनता है। इसलिए अगला हम लोग ध्यान देते हैं किस पे, उपनिषद लिटरेचर पे। दीजिएगा उपनिषद साहित्य, उपनिषद याद रहेगा। उपनिषद कब से कब तक, ध्यान रखिएगा, 1000 BC टू 600 BC ये रचना काल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा उपनिषद जो है ये संवाद शैली में है। बताता हूं क्यों। ठीक है, उपनिषद की कुल मान्य संख्या जो है, मान्य संख्या 108 है। टोटल संख्या मैं नहीं बोल रहा हूं, टोटल संख्या 200 से भी ज्यादा है। चूंकि अकबर के काल तक उपनिषद की रचना हुई, अकबर के काल में जो उपनिषद की रचना उसको अलोपनिषद कहा गया है, यानी उपनिषदों की संख्या ज्यादा है लेकिन मान्य संख्या कितनी है, 108। महत्वपूर्ण 12-13 है जो हमारे इतिहास के लिए उपयोगी है, समझ सकते। अब हमने बताया क्या, उपनिषद की शैली क्या, संवाद शैली। ठीक है, अब यहां पे देखना ये संवाद शैली क्यों कहलाता है, चूंकि ये 3 शब्द से बना, क्या, उप प्लस नी प्लस सद। निषद का मतलब होता है बैठना, है ना। उप का मतलब होता है निकट। किसके निकट बैठना, याद रखना है, गुरु के निकट बैठना। ठीक है, गुरु के निकट बैठना क्यों, ज्ञान के लिए। ठीक है, कैसे ज्ञान के लिए, ब्रह्म संबंधी ज्ञान के लिए, आत्मा संबंधी ज्ञान के लिए, पुनर्जन्म संबंधी ज्ञान के लिए, है ना, यानी पराविद्या के लिए। तो उपनिषद का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ज्ञान, समझ सकते। संवाद शैली इसलिए कहा गया कि इसमें स्टूडेंट, शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु जवाब देते हैं, इसलिए पूरा का पूरा जो उपनिषद है वो प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्न और उत्तर शैली में है। इसीलिए क्या कहा गया, संवाद शैली कहा गया। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो कुछ उपनिषद क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछता है। चूंकि याद रखिएगा कि उपनिषद से हमें मूल रूप से पता चलता है अध्यात्म और दर्शन का। उत्तर वैदिक काल में धर्म के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में जानकारी मिलती है। चूंकि अभी अभी आपने पढ़ा, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड की चर्चा हुई, विभिन्न प्रकार के यज्ञ की चर्चा हुई। सामवेद में मंत्रों के बारे में चर्चा हुई कि भाई यज्ञ के अवसर पर किस मंत्रों का गायन होगा और पूजा के अवसर पर किस मंत्र का गायन होगा, है ना। इसका मतलब है कि यजुर्वेद की बात करें या सामवेद की बात करें, वो धर्म के कर्मकांडीय रूप के बारे में जानकारी देता है, यज्ञवाद बलिवाद के रूप में जानकारी देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में हर एक क्षेत्र में चेंज हो रहा था। जन का विकास जनपद के रूप में हो रहा था, राज्य अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली का आगमन हो रहा था, लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रारंभ हो गई। लोहे की जानकारी लोगों को है, चूंकि उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे के लिए कृष्ण अयस और शाम अयस जैसे शब्द का उल्लेख हुआ है। लौह
प्रौद्योगिकी की जानकारी के साथ साथ क्या हुआ, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, उत्पादन क्या हुआ, सरप्लस हुआ। उत्पादन जब सरप्लस हुआ तो विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी डेवलपमेंट हो रहा था, यानी विकास की एक प्रक्रिया चल रही थी उत्तर वैदिक काल में। एक ओर कृषि का डेवलपमेंट हो रहा था और दूसरी ओर यज्ञ का स्वरूप कर्मकांडीय था, जिसमें बलिवाद को प्रश्रय था। तो वैसी स्थिति में क्या हो रही थी, जानवरों की हत्या हो रही थी। यही वजह है कि उपनिषद काल तक आते आते, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते उपनिषद क्या करता है, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग पर जोड़ देता है। ठीक है, ये कर्मकांड की आलोचना करता है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या बताता है, ये ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताता है ज्ञान को। ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा उपनिषद अगर आप देखेंगे तो ये उपनिषद कर्मकांड की वर्णना करता है। उपनिषद क्या करता है, ब्रह्म की जानकारी देता है, अद्वैतवाद की जानकारी देता है, द्वैतवाद की जानकारी देता है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में अवधारणा को क्लियर करता है। ठीक है, तब अगर गौर करके देखें कौन सा हमें उपनिषद को याद रखना है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रश्न को देखना है कहां कहां से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक मतलब उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे, यजुर्वेद से। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक नाम है, इसका मतलब है ये सबसे बड़ा क्या है, उपनिषद साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है, ये क्या है, ये दार्शनिक महत्व का उपनिषद है। ठीक है, इसकी क्या है, दार्शनिक महत्ता है, यह ध्यान रखना है। बृहदारण्यक क्यों, चूंकि ये सगुण ब्रह्म की बात करता है, निर्गुण ब्रह्म की बात करता है। सगुण और निर्गुण क्या है, ब्रह्म के लिए फेमस है। ठीक है, और इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए कुछ इसके संवाद हैं जिससे हमें यह पता चलता है। जैसे याद कीजिए, एक संवाद है क्या, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। पूछता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जिक्र किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्यों, चूंकि याद कीजिए राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था, और शास्त्रार्थ करने वाले कौन, दो विद्वान, एक याज्ञवल्क्य और दूसरा गार्गी बचकंडी। ठीक है, और शास्त्रार्थ का विषय वस्तु क्या है, ब्रह्म है, आत्मा, ब्रह्म पे शास्त्रार्थ हो रहा था। एक स्थान पे याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी को, चुप रहो नहीं तो हम तुम्हारा सर तोड़ देंगे। यह बताता है कि समाज क्या है, पुरुष प्रधान है। दूसरा, यह बताता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, इसके बावजूद उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां मंत्रों की रचना करती है या विदुषी स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसी विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया, ब्रह्मवादिनी कहा गया। जानकारी कहां से, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, मैत्रेय उनकी सचरी पत्नी, मैत्रेय से उनकी बात होती है, क्या हम ब्रह्म को देख सकते हैं, ब्रह्म को सुन सकते हैं, ब्रह्म को महसूस कर सकते हैं। मैत्रेय क्वेश्चन पूछती है याज्ञवल्क्य से, और याज्ञवल्क्य बताते क्या है, न हम इसे छू सकते हैं, न इसे हम महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं। चूंकि यही देखने, महसूस करने और छूने की जो गुण है, ये क्या है, यही ब्रह्म है। इसका मतलब क्या है, इसमें ब्रह्म और आत्मा के बारे में चर्चा हुई है। यानी ये बृहदारण्यक उपनिषद किसके लिए पॉपुलर है, अद्वैत दर्शन के लिए पॉपुलर है, यानी आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता के लिए पॉपुलर है। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं, एक ही है। आत्मा ब्रह्म का अंश है जो आपके अंदर है। कहा गया इसमें यथा पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, यथा पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, हर एक पिंड में ब्रह्म का वास है। ब्रह्म अत्र तत्र सर्वत्र है, यहां वहां हर एक जगह ब्रह्म का निवास, ये बात करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, अद्वैत दर्शन के लिए फेमस कौन, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, गार्गी याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। यथा पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे या ब्रह्म अत्र तत्र सर्वत्र है, किसमें जिक्र हुआ, बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ। ठीक है, चलिए एक और याद रखिएगा,
जहां से आपका क्वेश्चन पूछता है वो आपका क्या है, लिख लीजिएगा, कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आत्मावाद की चर्चा हुई है। क्या? आत्मावाद। क्या? मृत्युवाद। कैसे? क्योंकि इसी में क्या है, यम नचिकेता संवाद है ना। यम नचिकेता संवाद, नचिकेता यमराज से बात करता है आत्मा के बारे में, आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में। इसका मतलब है कि लाइफ आफ्टर डेथ की संकल्पना किसमें? कठोपनिषद में। यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया है ना। और हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य क्या थे? प्रवृत्ति मार्गी थे। यानी वहां पे अगर धर्म के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो हम प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा करते हैं। यानी इस संसार को वो सुखमूलक नहीं मानते, दुखमूलक मानते हैं। इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। यानी उत्तर वैदिक कालीन धर्म का अगर स्वरूप देखें क्या, तो प्रवृत्ति मार्गी है, निवृत्ति मार्गी है। ये जानकारी कहां से मिलती है? ऐसे लिटरेचर से जानकारी मिलती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है यम नचिकेता संवाद या लाइफ आफ्टर डेथ की संकल्पना का जिक्र कहां हुआ, तो याद रखिएगा क्या, कठोपनिषद में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछता है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा। क्या? एक तो चर्चा हुई सत्यमेव जय है जयते, जहां सत्य है वही विजय है। क्या? तो सत्यमेव जयते स्टेटमेंट कहां? मुंडकोपनिषद में। दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा, कौन सा ऐसा उपनिषद है जो यज्ञ और कर्मकांड की भर्त्सना करता है? तो मुंडकोपनिषद में क्या हुआ, कर्मकांड की भर्त्सना की गई। भर्त्सना, आलोचना, निंदा की गई। कहा गया यज्ञ रूपी नौका के सहारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यानी यज्ञवाद, कर्मकांड, बलिवाद इत्यादि की ये क्या करता है? भर्त्सना करता है। जानकारी कहां से? मुंडकोपनिषद से। कह सकते? चल एक और दीजिएगा, एक जो दार्शनिक महत्व का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका उपनिषद है, एक तो दार्शनिक महत्व का बृहदारण्यक उपनिषद था, दूसरा जो दार्शनिक महत्व का उपनिषद है वो क्या है? छंदोग्य उपनिषद। याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद ये सेकेंड क्या है? दार्शनिक महत्व का उपनिषद है। क्या? छंदोग्य उपनिषद। और यहां पे हमें ध्यान रखना है क्या, इसमें किस चीज की चर्चा हुई है? ये भी क्या है? आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता की बात करता है। दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक है। इसी को हम क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। आत्मा ब्रह्म दो नहीं, बल्कि आत्मा ब्रह्म क्या? एक। तो आत्मा ब्रह्म की अभिन्नता का सिद्धांत के लिए फेमस कौन? छंदोग्य उपनिषद। आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है क्या, भूमा का सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है। भूमा का सुख सबसे बड़ा सुख है। भूमा मतलब क्या? ब्रह्म। भूमा का सुख सबसे बड़ा सुख, ब्रह्म प्राप्ति का सुख सबसे बड़ा सुख है। ये जानकारी कौन देता है? छंदोग्य उपनिषद देता है। याद रखना है। और अगर गलती से क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा उपनिषद कौन, तो याद रखिएगा मंडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है। क्या? मंडूक्य उपनिषद। मंडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है। ओंकार की महत्ता की चर्चा इसमें हुई है। ओंकार शब्द का क्या महत्व है इसमें चर्चा हुई है। किसमें? मंडूक्य उपनिषद में। सृष्टि के उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किसमें है? तो मंडूक्य उपनिषद में। तो ये आपका साहित्यिक लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत है जिससे उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। और दूसरा याद रखिएगा, जैसे मैं जब पुरातात्विक स्रोत की बात किया था तो PGW की बात किया था, पेंटेड ग्रेवेयर। इसी को कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, अभी तक चित्रित धूसर मृदभांड से रिलेटेड लगभग 700 स्थलों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ठीक है,
मूल रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें तो बहावलपुर कहने का मतलब हुआ पंजाब का एरिया, सिंधु गंगा का तराई क्षेत्र प्लस गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, इस पूरे बृहत्तर क्षेत्र से हमें पेंटेड ग्रेवेयर मृदभांड के बारे में जानकारी मिलती है या पेंटेड ग्रेवेयर मृदभांड का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, ये जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति है जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है, इस संस्कृति के लोग क्या थे? ये लौह प्रयोक्ता संस्कृति है। लौह प्रयोक्ता संस्कृति कहने का मतलब क्या? इस संस्कृति के लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम क्या किया? आयरन का इस्तेमाल प्रारंभ किया। मतलब उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी है। 1000 बीसी के लगभग में आर्य को लोहे की जानकारी हो गई। इसीलिए पीजीडब्ल्यू कल्चर के लोगों को क्या कहा गया? ये संस्कृति को क्या कहा गया? लौह प्रयोक्ता संस्कृति कहा गया। अथर्ववेद में लोहा के लिए कृष्ण अयस और साम अयस शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इससे संबंधित जब विभिन्न साइट को देखते हैं तो पीजीडब्ल्यू संस्कृति या पीजीडब्ल्यू मृदभांड का प्रमाण बिहार क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र से भी मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मिल रहा है। इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुआ। एक बात तो ये जानकारी मिलती है। दूसरा, पीजीडब्ल्यू संस्कृति जो साइट है, पीजीडब्ल्यू संस्कृति से संबंधित जो स्थल है, अगर हम उस स्थल में बात करें तो जगह का नाम है भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ? हरियाणा में। भगवानपुरा से 13 कमरे वाले भवन का प्रमाण मिलता है जो कच्ची ईंट से बना हुआ है ना। ऋग्वैदिक काल में कहीं से भी ईंट के बने या भवन के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में चूंकि पशुचार्मिक संस्कृति का जिक्र है तो लगता है कि उनकी जनजातीय समुदाय रहा होगा, कबीलाई टोली में वो रहते होंगे। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में पीजीडब्ल्यू साइट से भवन के प्रमाण मिल रहे हैं, ईंट के भवन के प्रमाण मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसे प्रमाण अस्थायी जीवन यापन की ओर संकेत करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पीजीडब्ल्यू संस्कृति संबंधित एक साइट है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से कुछ तो आयरन टूल्स के बारे में, आयरन टूल्स का प्रमाण मिलता है, कुछ पशु अस्थियों का प्रमाण मिलता है जो पशुपालन की कहानी कहता है। तीसरी बात, यहां से धान और गन्ना की खेती का प्रमाण मिलता है। जहां ऋग्वैदिक काल में आज एकमात्र खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, यौ का उत्पादन करते थे, यब की जानकारी थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में हम देखते क्या है, धान का प्रोडक्शन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? गन्ना का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, एक साइट उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम है जखेरा। यहां से लोहे के फाल का प्रमाण मिला। एकमात्र साइट जहां से लोहे के फाल का प्रमाण, यह उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण का है। इसका मतलब उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में क्या हुआ? हल में लोहे के फाल लगने लगे, यानी जमीन की बेहतर जुताई हो सकती थी, उत्पादन ज्यादा बेहतर हो सकता था। ठीक है, यानी हल बैल आधारित कृषि थी और पशुपालन कृषि में लोहे के फाल का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में जानकारी कहां से मिलती है? जखेरा से मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार साइट का नाम है आलमगीरपुर, साइट का नाम है अतरंजी खेरा, क्या है? कौशांबे। ठीक है। अब ये तमाम साइट से हम देखते क्या है? गेहूं की खेती का प्रमाण, जौ की खेती का प्रमाण या आयरन टूल्स का प्रमाण, पशुपालन की प्रवृत्ति का प्रमाण, ऐसी तमाम चीजों के प्रमाण मिल रहे हैं। अगर ये ओवरऑल आप एविडेंस को देखते हैं, इससे कई बातों की जानकारी मिलती है। एक, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का भौगोलिक विस्तार हुआ, आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में जानकारी मिलती है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि की महत्ता बढ़ गई, कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। कृषि क्या था? पशु आधारित था, हल बैल आधारित था और लोहे के फाल का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में होने लगा। तीसरी बात, उत्तर वैदिक काल में
खाद्यान्न की किस्मों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। जहां ऋग्वैदिक काल में जौ की खेती होती थी, उत्तर वैदिक काल में गेहूं, जौ, धान, गन्ना की खेती होने लगी। ठीक है, ये पता चलता है। चूंकि आयरन की जानकारी हुई है, जाहिर सी बात है एक नए शिल्प का डेवलपमेंट हो गया होगा। क्या? आयरन शिल्प यानी लौह कार्य। ठीक है, एक नया शिल्प कार्य उभर कर सामने आ गया और लोहे के आगमन के कारण क्या हुआ होगा? अन्य शिल्पों की एक्टिविटी बढ़ गई होगी। लकड़ी का सामान जो पहले कम बनता था, अब लकड़ी का सामान ज्यादा बनेगा, पाषाण के टूल्स भी ज्यादा बनेंगे। यानी लौह उपकरण के आगमन के साथ शिल्पों के तादाद में भी क्या हुई होगी? बढ़ोतरी हुई होगी। इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ओवरऑल सोर्सेज है जहां से अगर आपने मन से सुना होगा, पढ़ने के क्रम में कुछ लिखे होंगे, तो आपको देखिएगा कि लगभग क्वेश्चन का आंसर आप यहां से पकड़ेंगे। अगला जब कल का क्लास होगा तो कल हम लोग बात कर लेंगे क्या? राजनीतिक स्थिति के बारे में। जो आज आपने स्रोत पढ़ा वहां पे भी रिपीटेशन हो जाएगा, चूंकि जहां जहां हम फीचर्स की बात करेंगे स्रोत की चर्चा हो जाएगी। दूसरी बात कि तब हम लोग आगे देखेंगे क्या? सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। हमें सिर्फ परिवर्तन को देखना है और उस मुद्दे पे चर्चा करना है जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है मोटे तौर पे, तो देखिएगा विदित माधव आख्यान, सतपथ ब्राह्मण है ना, आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूरब की ओर, क्वेश्चन खूब पूछा है। दूसरी बात, पुत्री का जन्मना दुख मूलक है, स्त्रियों की परिस्थिति में गिरावट आई, ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में शासन की विभिन्न प्रणालियों का प्रचलन था, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, संघात्मक। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में चर्चा हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा नियमित टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ गया। कहां? विषमत्ता शब्द आया सतपथ ब्राह्मण में, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, या यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा ब्राह्मण कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुल कितने प्रकार के पुरोहितों का उदय हुआ? 17 प्रकार के पुरोहितों का उदय हुआ। यह सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किससे? उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या यथा पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्म अत्र तत्र सर्वत्र है, आत्मा ब्रह्म की अभिन्नता का सिद्धांत, बृहदारण्यक उपनिषद क्वेश्चन पूछता है। कौन सा ऐसा उपनिषद है जो कर्मकांड की वर्णना करता है, आलोचना करता है? मुंडकोपनिषद क्वेश्चन पूछता है। यम नचिकेता संवाद कहां आया? कठोपनिषद क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे इन चीजों को सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, तो मुझे ही लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बनाएंगे, और जब हम लोग बात करेंगे प्रवृत्तिगत आधार पे, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, तो ये चीजें जो आज आपने पढ़ा है कल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जहां जहां जरूरत पड़े आप लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बार आप रिपीट करेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।